जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि 18 फरवरी से होना है। और उस परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10th की हिंदी का मॉडल पेपर 11वां। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, क्योंकि ये सब हम लोग अनसाल पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और हम आपको बता दें कि अगर आप पूरा सिलेबस में से कुछ भी नहीं पढ़े हैं और केवल अनसाल पेपर को आप पूरा देख लेते हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं खंड आ की ओर, जो कि पूरा MCQ होता है, 20 नंबर का OMR पर उत्तर देना होता है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। OMR शीट पर आंसर देना होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना किसकी है? तो चंद्रगुप्त रचना है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कौन सी विधा है इसकी? तो क्या ये निबंध है, या फिर उपन्यास है, या नाटक है, या कविता है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सभी क्या हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने, या रामवृक्ष बेनीपुरी ने, या देवेंद्र सत्यार्थी ने? तो बच्चों दीप जले शंख बजे ये लेखक इसके हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन, यहाँ पर आपसे शुक्ल युगीन नहीं पूछा गया, शुक्लोत्तर युगीन पूछा गया है। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, इसके बारे में आप सबको बताना है। तो चलिए बता देते हैं कौन है बच्चों। क्या विनय मोहन शर्मा हैं, या मन्नू भंडारी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर सत्येंद्र द्विवेदी जी हैं? कौन है इसके? तो इसके कौन लेखक हैं बाबू? इसके लेखक हैं, मतलब शुक्लोत्तर युगीन लेखक जो अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों के हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, और अगले में क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। कौन सी रचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? पानी के प्राचीर के, या फिर आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के? तो बच्चों इसमें जो मतलब बात करें अगर हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सी रचना है बच्चों? तो इसमें इनकी रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक इनका नहीं है? अजातशत्रु, या फिर स्कंदगुप्त, या ध्रुव स्वामिनी, या अंधेर नगरी? तो अभी मैंने आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल में एक बोला था क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जो कि पूछा गया था कि चंद्रगुप्त की विधा। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन अंधेर नगरी ये इनका नहीं है। तो है किसका? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। किसका है बच्चों? तो भारतेंदु जी का ये नाटक है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? बिहारी लाल, या फिर बोधा, या भिखारी दास, या घनानंद? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें बिहारी लाल की, तो ये रीति सिद्ध हैं। ये क्या हैं? ये रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध नहीं हैं। बोधा और भिखारी दास ये रीति मुक्त हैं, लेकिन घनानंद जी रीति बद्ध हैं। और हमसे पूछा गया है क्या? कि रीति बद्ध काव्यधारा के। तो घनानंद जी सही आंसर हो जाएंगे। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर है, या बिहारी सतसई, या फिर ललित ललाम, या काव्य निर्णय? तो बच्चों रीतिमुक्त काव्यधारा की बात करें
तो ये सुजान सागर इसमें है, जो कि रीतिमुक्त काव्य धारा की रचनाएं हैं। बाकी सभी रीतिबद्ध या रीति सिद्ध की। बिहारी सत से ही रीति सिद्ध की है, बाकी सब रीतिबद्ध की हैं। दूसरा है मतलब 8वां प्रश्न कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक मैंने आपको बताया था, आप याद रखना अच्छे से, 1943 या 1951 या 1979 या फिर 1985। देखिए, पहला तार सप्तक आता है 1943 में, दूसरा आता है 1951 में और तीसरा आता है 1959 में। ये तीनों तार सप्तक आप याद रखना, क्योंकि किसी का भी प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा गया है तो दूसरा 1951 में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रगतिवाद युग के कवि हैं कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन या प्रभाकर माचवे या नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त जी। तो कौन है बच्चों प्रगतिवाद युग के कवि? प्रगतिवाद युग की बात करें तो इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं प्रगतिवाद के। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा या फिर वीणा या पथ के साथी या गुंजन। तो गुंजन और वीणा ये पंत जी की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। और त्रिधारा भी इन्हीं की रचना है, लेकिन पथ के साथी ये है महादेवी वर्मा जी की रचना। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें दुखारे देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये उस समय की घटना है जब अहिल्या को भगवान राम के जो पत्थर की मूर्ति पत्थर बनी हुई थी, जब उनको भगवान राम के पैरों की धूल मिलती है और वे क्या होती हैं, एक नारी बन जाती हैं, सुंदर नारी। तो उसी समय कहा है कि कहा गया कि बिंद के वासी मतलब बिंद में वास करने वाले, विंध्याचल क्षेत्र में वास करने वाले जितने भी तपोव्रतधारी हैं वह सभी अभी तक उदास थे, क्योंकि नारी का उन्हें दुख था। तो अब भगवान राम आ गए, सभी पत्थर क्या होंगे, शिलामुखी हो जाएंगी, हुई हैं चंद्र शिलामुखी, मतलब जितनी भी पत्थर हैं वो सभी चंद्रमुखी बन जाएंगे। इस खुशी में वह लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है बच्चों, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। उपमा होगा या फिर रूपक होगा या उत्प्रेक्षा होगा या संदेह होगा। समानता की बात हो रही है, संभावना नहीं कहा जा रहा है, समानता कहा जा रहा है। तो समानता होगी तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। संभावना होगा तो उत्प्रेक्षा होगा, और जब भेद रहित आरोप होगा तो रूपक होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11 मात्रा या 16 मात्रा या फिर 12 मात्रा या फिर 13 मात्रा दूसरे और चौथे चरण में। तो सोरठा क्या है बच्चों, दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो आ है या फिर उप है या अप है या अधि है। तो क्या है बच्चों, इसमें अप उपसर्ग है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है माता पिता में समास है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय या देगु या फिर बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो माता पिता शब्द अगर देखा जाए बच्चों तो माता और पिता कह रहे हैं, माता और पिता मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जब दो पद हों और दोनों प्रधान हों और दोनों में अक्सर क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। सागर नहीं है या पारावार नहीं है या महीपत या जलधि। तो जलधि और सागर तो सभी जानते हैं, कन्फर्म हो गए। पारावार भी समुद्र की ही पर्यायवाची है, लेकिन महीपत पर्वत की पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है
100 का तत्सम शब्द है, 100 जो 100 200 300 ऐसे कहते हैं, उसका तत्सम क्या होगा? सत है या सव है या सत है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तत्सम शब्द होगा सत, बड़ा सा यानी तालव्य सा और ता, सत होगा 100 का तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है तेसाम में विभक्ति और वचन है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति द्विवचन है या सप्तमी विभक्ति एक वचन है या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति हाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है इसमें से? तो बच्चों इसमें आपका है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19 कह रहा है तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य है, कर्तवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने कहा था कि नकारात्मक भाव में होगा और क्या होगा? कर्म का अभाव होगा। तो देखिए इसमें आपका कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है, और मतलब अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर नकारात्मक भाव है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका कर्मवाच्य बन रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि विकारी पद नहीं है। गाय नहीं है या सभा नहीं है या प्रतिदिन नहीं है या फिर रमेश नहीं है। कौन सा पद बच्चों विकारी नहीं है? विकार मतलब होता है परिवर्तन तो जो भी शब्द परिवर्तनकारी नहीं है, परिवर्तनकारी यानी विकारी शब्द में होता है संज्ञा, संज्ञा विकारी होता है। सर्वनाम भी विकारी होता है, सर्वनाम के साथ साथ आपका क्रिया भी विकारी होता है और क्रिया के साथ क्या होता है? तो आप लोगों का विशेषण भी विकारी शब्द होता है। अब इसमें देखें तो गाय संज्ञा है, सभा भी संज्ञा है और रमेश भी संज्ञा है, लेकिन प्रतिदिन संज्ञा नहीं है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या यहाँ से 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमज़ोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और
हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया? तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तून गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है? ऊधो जाहु तुम्हि हम जानी। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के। ये उद्धव हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जी गुण ले हूँ सयाने। इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदानी। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है। तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उधो रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात जो दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है, पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं
तो क्या है, पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूंथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, अपने आप को बलिदान कर देना चाहता है। संख्या 3 कह रहा है बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्माणाम मतलब अनेकों धर्मों की संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि मतलब न केवल दर्शन साहित्य धर्म क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम ये नगरी विविध प्रकार की कलाओं की शिल्पानांच और शिल्पों की कृति मतलब के लिए लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे साटिका यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश देश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह से प्रेम प्राप्त करती है। अब देखिए संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से बच्चों? तो वाराणसी नामक शीर्षक से इसे लिया गया है। अनुवाद में यह नगरी देखिए अभी तो मैंने इसको बता ही दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाद में रिवाइज करने के लिए। और देखते हैं अथवा में क्या कह रहा है। अथवा में कह रहा है कि एकदा मतलब एक बार, बहवा जना बहुत से लोग, धूमयानम धूमयान अर्थात रेल में, आरोह मतलब चढ़ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जाते थे। एक बार बहुत से लोग धूमयान अर्थात रेल में बैठ करके नगर की ओर जाते थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु मतलब उनमें से, केचित मतलब कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचित और कुछ, नागरिका मतलब नागरिक, आसन मतलब थे, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु मतलब उन सभी में मौन धारण किए हुए बीच में, तेषु मतलब उनमें से, एकः नागरिका मतलब एक नागरिक, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए, अकथयत मतलब बोला, यानी उन चुपचाप या शांत स्थित उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले के समान, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाच और अज्ञानी, संति मतलब हैं। न तेषां विकासः अभवत् न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और ना ही हो सकता है। मतलब ना उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा
उनके इस प्रकार से जली कटी को सुन करके या व्यंग को सुन करके कोअपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक यानी हे श्रीमान नागरिक महोदय, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप तो कुछ भी बोलते हैं, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः चास्ति, जैसे कि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। इदम आकर्ण, मतलब इदम आकर्ण यानी इसे सुन करके, सा नागरिका सदर्प ग्रीवाम, सा नागरिका मतलब वह नागरिक, सदर्प मतलब अभिमान से, ग्रीवाम उन्नमय मतलब अपने गले को, गर्दन को ऊंचा करते हुए, कथयत मने बोला, कथिष्यामि पर पूर्वम समय विधातव्य, मतलब कहो यानी बोलो, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। क्या कहा कि बोलो, कहूंगा, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत, उसके उस वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, उसके उस प्रकार की वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, भो यानी हे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्प ज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं, इत्येवं विज्ञाय, इसे विचार करके, जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमारे शर्त भी किए जाने चाहिए, वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में सक्षम हुए, ना भविष्यति मतलब सक्षम नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे, यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आप 10 रुपये देंगे, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम पंचरूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। अब ये इसका संदर्भ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ क्या कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नहीं पता। देखिए स्क्रीनशॉट पहले इतने का कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। अब इसके बाद में आप लोग इतने का फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब आप लोग एक बार क्लास को पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से, क्लास में झूम उठें। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयारोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। देखिए संदर्भ आप लोगों को लिखना है, पाठ का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक पाठ आप लोगों का है जीवन सूत्राणि। कौन सा है, जीवन सूत्राणि। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यानाम मतलब अनाज, अन्नों में, उत्तमम माने उत्तम है, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, यानी धन धान्य को उत्पादन और संरक्षण की जो क्षमता की कुशलता है वो धान्यों में अर्थात अन्नों में उत्पन्न है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धन में श्रेष्ठ धन क्या है, तो श्रुतम अर्थात सुनना। क्या सुनना, शास्त्र ज्ञान, तो धनों में शास्त्र ज्ञान ही सर्वोत्तम है। लाभानाम श्रेयारोग्यम, और लाभों में आरोग्यता अर्थात क्या है, स्वास्थ्य सबसे श्रेष्ठ है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में संतोष
सर्वोत्तम धन है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलते हैं अब हम लोग अथवा वाले पर। अथवा में क्या कह रहा है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणाम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? उत्तरम यत् समुद्रस्य, मतलब समुद्र के उत्तर में जो है, हिमाद्रेश चैव दक्षिणाम, और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में, मतलब समुद्र के उत्तर क्षेत्र में और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी जिस देश का विस्तार है। वर्षम तद भारतम, उसका नाम भारत है। भारतीयत्र संस्थिति, मतलब वहाँ की भारतीय, वहाँ का संतान है। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जिस देश का विस्तार है उसका नाम भारत है, और भारतीय वहाँ की संतान है, अर्थात वहाँ के लोगों को भारतीय कहा जाता है। अब इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा अनुवाद। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। कह रहा है बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। हर जिले के लिए खंड काव्य निर्धारित है, एक दिन मैंने कुछ बताया भी था। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या इसमें 5 का में कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसे न कर पाना तो इसे कर लेना। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा क्या बच्चों? ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये आप लोगों के गोंडा जिले का है, इसलिए मैं इसे करवा दे रहा हूँ। बाकी सबका करवाया जाएगा, घबराना नहीं है आपको, सब करवाया जाएगा। मैं एक एक करके सबको करवा दूंगा। उत्तर क्या है बच्चों? कथानक का लिखना है, कथा वस्तु का सारांश। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। ऐसे नेता के बारे में है। चलिए सारांश में देख लेते हैं, कथा वस्तु का सारांश क्या कह रहा है। तो कथा वस्तु का सारांश कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जीवन और योगदान, भाई उनका जीवन कैसा था और योगदान क्या था। तो यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। फिर क्या है? उनका मानवता और प्रेम कैसा था। मानवता और प्रेम अगली हेडिंग आप लोगों की है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मानवता और प्रेम में कह रहा है बच्चों कि कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। वह एक प्रेरणादायक नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा के महत्व में देखें तो खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। भाई नेहरू जी के पास सबसे बड़ी शक्ति थी शिक्षा और ज्ञान की शक्ति। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों में क्या है? यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। प्रेरणादायक संदेश क्या है? अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए।
तो हम लोगों को 2 दिया जाता है, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। मैंने कथा वस्तु लिखा दिया है। नेहरू जी का चरित्र चित्रण किसी और में करवा दिया जाएगा। गा नंबर में कह रहा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग, अर्थात द्वितीय सर्ग का नाम लक्ष्मी सर्ग है, तो उसका सारांश आपको लिखना है। अगर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं मेवाड़ मुकुट वाले बच्चे, तो क्या करेंगे, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। दौलत का चरित्र चित्रण करना है मेवाड़ मुकुट के आधार पर। घा नंबर में कह रहा है कि घा का पहला अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर क्या करना है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। अंगा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नायक कौन, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। मतलब जो इसका प्रथम सर्ग है उसका आपको क्या करना है, तो कथानक लिख देना है। चा में कह रहा है, चा नंबर कोई एक ही करना है जो आपके ज़िले में हो, निर्धारित हो, उसे ही आप लोगों को करना है। तो अब चा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। और मान लो आप संकल्प सर्ग का सारांश नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद में देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि कर्ण खंड काव्य के द्यूत सभा से में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर क्या करना है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। देखिए श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आसान होगा, जो भी बच्चे कर्ण खंड काव्य वाले हैं, आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण जी के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते भी हैं। तो आपको वहाँ पर अगर उसके अकॉर्डिंग करना है तो थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा क्या करना है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथावस्तु को आपको लिखना है। झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य, कौन सा खंड काव्य बच्चों, तो तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य में के राम मिलाप और सौमिष का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मतलब दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर भी करना है। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, तो 6वां प्रश्न आ गया। क्या आ गया, 6वां प्रश्न। और 6वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से 6वें का क्या है, किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जो यहाँ पर लेखकों का नाम दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी एक रचना भी आप लोगों को लिखनी है। तो क्या है बच्चों, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से देखते हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था की पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन संघर्ष तो किए भैया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। रचनाओं में देखते हैं तो क्या बच्चों? कृतियां यानी रचनाएं। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे नाटक में देखें तो क्या क्या है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, विशाख है, ध्रुव स्वामिनी है, कामना है, राज्यश्री, जनमेजय का नागयज्ञ कई बार पूछा गया है, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी क्या हैं? नाटक हैं। और प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय भी है, सुंदर तालमेल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे उठा करके रख दिया। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। कहानी संग्रह देखें तो कहानी संग्रह में क्या क्या है बच्चों? तो कहानी संग्रह में इनका है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल। क्या क्या है? तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। उपन्यास अगर हम लोग देखें इनका प्रसाद जी का तो क्या क्या है उपन्यास में बच्चों? उपन्यास में है कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। इसके बाद में निबंध संग्रह देखें तो क्या है? काव्य कला तथा अन्य निबंध है। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य में क्या है? काव्य में इनका है कामायनी जो कि महाकाव्य है, आंसू है, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी महाकाव्य मैंने पहले ही बता दिया। प्रश्न संख्या खा कह रहा है, छठवां का खा, दिए गए कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक का जीवन परिचय देना है। कौन कौन कवि हैं? तो तुलसीदास जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और बिहारी लाल जी हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। और जीवन परिचय बिहारी लाल जी का हम लोग देखेंगे। क्या है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय? कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय था। इनके पिता कौन थे? पंडित केशव राय थे। बिहारी लाल जी का बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और युवावस्था मथुरा में भी था। इनका ससुराल भी मथुरा में ही था। बिहारी लाल की रुचि बचपन से ही काव्य रचना व साहित्य में थी। उन्होंने युवावस्था में ही संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा का अध्ययन कर लिया था। ओरछा में इनकी भेंट केशवदास से हुई। ओरछा एक स्थान है और केशवदास एक कवि हैं, वहाँ पर इनकी भेंट होती है जिनसे उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें आगरा आने का निमंत्रण दिया और इनके निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके पश्चात ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि बन गए। एक समय पर जब राजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेमवश में
अपने राज्य एवं राज्य कार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब नया नया विवाह हुआ और पत्नी के प्रेम में राजपाट कुछ भी नहीं देख रहे थे। तो उस समय क्या होता है, तो उस समय बिहारी लाल जी ने राजा जय सिंह के पास एक दोहा लिख कर भेजा। मतलब एक दोहा लिखा, और क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यों आगे कौन हवाल। और जब ये दोहा बिहारी जी ने लिखा और भेज दिया तो क्या होता है, इस दोहे को पढ़ करके राजा जय सिंह का मोह भंग हुआ और उसके बाद से वह अपने राज्य की देखभाल अच्छे से करने लगे। अगर हम साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली इनका देखें तो क्या है बच्चों, बिहारी जी ने अपनी साहित्यिक रचना में विभिन्न भावों के द्वारा उच्च स्तर की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने अपने दोहों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसके साथ ही भाव, विभाव, अलंकार, नायिका भेद, रसों आदि का भी सटीकता से प्रयोग किया है। उनकी काव्य की भाषा ब्रज थी और उनके काव्य संग्रह में भक्ति और श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। इनकी एकमात्र रचना है कौन सी, बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें इन्होंने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इसके अंदर इन्होंने विभिन्न विषयों को शामिल किया है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके कारण इनकी इस रचना को गागर में सागर की संज्ञा दी गई है। बिहारी लाल जी की रचना बिहारी सतसई ने इन्हें बहुत प्रसिद्ध किया, जिसके कारण इनकी यह पुस्तक ने काव्य में अपनी अलग पहचान ही बना ली। इनके दोहों के बारे में कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है, 2 बीच में इसीलिए लिख गया है। अब देखते हैं, श्लोक लिख दीजिए भैया। बंधनम वर्णम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये श्लोक नहीं आया है। 3 श्लोक जरूर याद कर लेना। 2 आता है हिंदी अनुवाद के लिए और एक तीसरा आपको होना चाहिए लिखने के लिए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं, तो 3 विश्वविद्यालय हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखरा कथम बंदीकृता, चंद्रशेखर कैसे बंदीकृत हुए, कैसे बंदी बनाए गए। चंद्रशेखरा आंग्ल शासकै राजद्रोही घोषितः, चंद्रशेखर आंग्ल शासकों के द्वारा क्या हुए थे, बंदी घोषित किए गए थे। अतः होना चाहिए, अतः बंदीकृता, इसलिए बंदी बना लिए गए थे। फिर तीसरा प्रश्न, इसमें 2 ही का उत्तर देना है, लेकिन तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना भी कौन दूर तक जाता है। तो भैया पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैरों के बिना पत्र अर्थात जिसको हम लोग चिट्ठी कहते हैं वो दूर तक जाता है। अगला क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न, संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम, मतलब संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है। मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया गया है वो सभी हमारी संस्कृति हैं। लिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। बेरोजगारी एक अभिशाप है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर विज्ञान अभिशाप या वरदान, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब इसमें से आपको बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध।
पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय की देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या हुआ है? वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रही है। मतलब ये सभी प्रदूषणकारी गैसें हमारे वायुमंडल में बढ़ रही हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। जल प्रदूषण के कारण हमारे जल स्रोतों में हानिकारक रसायन और जीवाणु मिल रहे हैं जो हमारे पीने के पानी को दूषित कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण के कारण हमारी मिट्टी में हानिकारक रसायन मिल रहे हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या हो रहा है? और कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कान को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे जीवन पर कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है और हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें वृक्षारोपण करना होगा, जल संचयन करना होगा, ऊर्जा की बचत भी करनी होगी और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करना होगा। हमें पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक होना होगा और इसके रोकथाम के लिए काम करना होगा। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में सिखाना होगा और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना होगा। हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें इसके रोकथाम के लिए काम करना होगा। हमें पर्यावरण के महत्व को समझना होगा और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। हमें अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। इस प्रकार से क्या बच्चों, ये आपका बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध रहा। अब प्रश्न संख्या 10वां और लास्ट प्रश्न है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। उत्तर देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, BHD इंटर कॉलेज धानेपुर गोंडा। भैया विषय क्या है? तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र है। और अब देखते हैं विवरण क्या है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने पिछले वर्षों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और मेरी पढ़ाई में रुचि भी है। मैं अपनी पढ़ाई को
पूरी लगन और मेहनत से करना चाहता हूँ, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद में आपका आज्ञाकारी आबासा, मतलब नाम नहीं लिखना है, ये तो आप जानते ही हैं। तारीख आज का है 12/10/2022। और इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अथवा में, चाहे आप उसे लिखिएगा चाहे आप इसे लिख दीजिएगा, कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो एक करवा दिया है मैंने, दूसरा आप लोग ये वाला करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज चौथा मॉडल पेपर देखा। अगर आप लोगों ने बच्चों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ से आप लोगों को जल्द ही एसएसटी की मॉडल पेपर भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद में आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए बच्चों, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। क्लास को आप इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।